नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो आज के सेशन की मैं शुरुआत करूं उससे पहले प्लीज मुझे बताइए कि ऑडियो साफ आ रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। कल मैं पूछना भूल गई थी और बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग में सुना तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग साउंड, ठीक था ऑडियो लेकिन डिस्टर्बिंग साउंड पीछे से आ रहा था। प्रवीण गाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनीता कंबोज हमें देख रही हैं, जायसवाल जी हमारे साथ हैं और लोग कुछ और बड़े। सबसे पहले प्लीज कंफर्म कीजिए ऑडियो आपको क्लियर आ रहा है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। संगीता शर्मा मेरी मौसी जुड़ गई हैं हमारे साथ, वो भी टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। दीपक पत्रे ऑडियो इज क्लियर, प्रवीण गाबा ने कह दिया। हेलो कह रही है मौसी, हाय मौसी कैसे हो, प्लीज़ ध्यान रखो, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है और दिल्ली में तो पता ही है क्या बोल दिया है अब कि भाई बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा, घर पे ही क्वारंटीन सबको किया जा रहा है। अहमद गुरफान वो कह रहे हैं हाय मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू यू। थैंक्स की कोई बात नहीं है, थैंक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए कि फ़र्ज़ तो है ही, और अगर ये प्लेटफॉर्म वाकई उन लोगों के काम आ सकता है जो कब से रोज़गार की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं या बाट जो रहे हैं नौकरी की, तो समझ लीजिए सफल हो गया ये। रोहित वर्मा वो कह रहे हैं आपकी वॉइस आ रही है, ठीक है, थैंक यू। सत्येंद्र यादव, धीरज, रविंद्र भारद्वाज नमस्ते, और प्रभाकर गौर जी हैं। सबसे पहले आपको बहुत आभार 2017 बैच की तरफ से। प्रभाकर जी बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने जैसा कहा सेशन में, और पत्रकार होने के नाते यदि मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों की आवाज़ को सही जगह तक पहुंचा सकता है जहां पर आपके हित के लिए फैसला लिया जाए और कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार आप लोगों का ख्याल ज़रूर रखा जाए, आप लोगों के लिए विकल्पों पर विचार ज़रूर किया जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। संग्राम सिंह देख रहे हैं, मनीष चौधरी, शुभम कुमार सानू, अनीता कंबोज कह रही हैं कल हल निकल जाएगा यूपी की भर्ती का। नहीं नहीं, हल नहीं निकलेगा अनीता, लेकिन कल हाईकोर्ट में इंपॉर्टेंट सुनवाई है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है 69,000 भर्तियों पर जो रोक है उसकी प्रक्रिया को चालू रखना चाहती है, और स्टूडेंट्स की अपील के बाद फिलहाल कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है क्योंकि 4 क्वेश्चंस में गड़बड़ी को लेकर स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात से भी है कि बचे हुए पदों को इन 69,000 में ना जोड़े सरकार, ये कहना है 2017 बैच के उन बीटीसी पास आउट्स का जिनको लगता है कि जो खाली जगह हैं उसके लिए इंटाइटल एलिजिबल वो हैं, नए सिरे से भर्तियां निकाली जाएं ताकि उनको मौका मिले, उनके साथ जोड़ देंगे तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा 69,000 के साथ यदि जोड़ा। चंदन शर्मा, प्रवीण गाबा, ठाकुर शुभम सिंह, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। बिल्कुल थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। दिनेश कुमार, विकास चौधरी जी, रतन गुप्ता, संजय कश्यप, विकास एस राणा जी, हेलो आप सभी को मेरा नमस्ते। राकेश त्रिपाठी, जुड़िए आप लोग थोड़ा और मैं सेशन की शुरुआत करूंगी। वैसे तो अच्छी खासी तादाद में आप लोग जुड़ गए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो लोग 10 मिनट बाद सेशन में जुड़ते हैं वो वही सवाल करते हैं जिसका मैं जवाब दे चुकी होती हूँ, तो इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के कंसर्न्स और सवाल मैं सामने रखूँ, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार थोड़े से व्यूअर्स और जुड़ जाएं। मनीष चौधरी, शिक्षा मित्र का क्या होगा। कुलदीप अग्रवाल, तानिया कह रही हैं थैंक यू सो मच, और नितेश गुप्ता, अनीता कंबोज कह रही हैं आपके 15K फॉलोअर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीता ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, मैं एक्चुअली इन नंबर गेम्स में कभी पढ़ती नहीं। लवली मिश्रा, न्यू वैकेंसी फॉर 2017 बैच, जी हाँ, जिसका इस नाम का हैशटैग भी आप सब लोग चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने कोई कम्युनिटी बनाई हुई है। और दिवेंदु दयाल कह रहे हैं 2017 बैच वांट्स न्यू वैकेंसी इन यूपी बेसिक, प्लीज रेज दिस इशू बिफोर एजुकेशन मिनिस्टर। हम लोग चाह रहे हैं सरकार जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती निकाले, बीटीसी डीएलएड को प्राथमिक वरीयता दे, मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए, और मौजूदा प्रक्रिया में कोई पद ना जोड़े, मतलब वही 69,000 में खाली सीट्स ना जोड़े, बल्कि जितने पदों का विज्ञापन निकाला था उतने पर जल्दी भर्ती करे, और फिर जो पद बचते हैं उसके लिए नए सिरे से वैकेंसी निकाली जाए और जिसमें प्रायोरिटी मिले बीटीसी और डीएलएड वालों को, रेगुलर जिन्होंने किया है, एनआईओएस वाले भी हैं। और लेकिन ये कोरेस्पॉन्डेंस होता है, इसको भी लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं, मैं आपके सामने रखूंगी, पर जैसा मैं चाह रही हूँ कि लोग जुड़ जाएं, वैसे तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि 69,000 की सेकंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग के बाद होगा कि फर्स्ट वालों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तब।
देखिए फिलहाल तो काउंसलिंग के पहले ही दिन स्टे लग गया, सब लोग पहुंच भी गए थे सेंटर पे जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन में जिनको दूर दराज क्षेत्रों से आना था, पर एंड मोमेंट पर स्टे लग गया। 2017 बैच वेटिंग फॉर न्यू वैकेंसी, धीरज कुमार देख रहे हैं, मैम 2017 बैच का क्या होगा? अभिनव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यू वैकेंसी 2017 बैच, शिक्षा मित्रों का क्या होगा? मैम यूपी पुलिस का मेडिकल कब होगा? मतलब मैं एजुकेशन से जुड़े हुए इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ तो जितने लोग मुझे टैग कर रहे हैं या फिर जो लोग ट्विटर पर या फेसबुक पर इनबॉक्स मुझे कर रहे हैं, उसके माध्यम से मुझे पता लगा है कि ग्राम पंचायतों में वैकेंसीज की अलग से बात हो रही है, कांस्टेबल्स मतलब यूपी पुलिस में भर्ती की अलग से बात हो रही है। और अभी यहां पर किसी ने टाइप किया कि यूपी पुलिस का मेडिकल कब होगा? मतलब सालों साल से चीजें पेंडिंग हैं, पोस्ट खाली हैं और सिर्फ लीगल पचड़े के चलते कोई चीज अटकी हुई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करती है। और यहां हर वो सरकार जिम्मेदार है, किसी एक विशेष पार्टी या किसी एक सरकार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर लोग मुझे 2013-2011 से भी लिख रहे हैं कि हम फला बैच के हैं, हम फला बैच के हैं, हम यहां फंसे हैं, हम वहां अटके हैं। तो आप समझ लीजिए कितनी सरकारें बदली, क्या किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया? मतलब मेडिकल और शिक्षा ये क्षेत्र इतने पीछे सरकारों के लिए रहे कि इन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कैंडिडेट्स का नंबर आया हुआ है, वो सेलेक्ट हो गए हैं, कहीं उनका अपॉइंटमेंट लेटर रुका है, कहीं काउंसलिंग रुकी है, कहीं मेडिकल फंसा हुआ है, ऐसा क्यों है? या फिर मामला कोर्ट में पेंडिंग है। वहां भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार किसी सीनियर एडवोकेट से पैरवी नहीं करा रही, मजबूत तरीके से अपना पक्ष नहीं रख रही, इसीलिए फिर लोग सरकार की नीयत पे सवाल खड़े करने लग जाते हैं कि सरकार क्या नहीं चाहती, और विपक्ष को भी अलग से मौका मिलता है कि सरकार की नीयत में नहीं है, वो चाहती नहीं कि भर्ती हो। विष्णु कुमार वाशने, शिवम पटेल कह रहे हैं यूपी की सभी वैकेंसीज का यही हाल है, धांधली और कोर्ट के चक्कर में आम कैंडिडेट फंसता है और उनके बीच पिसता है। अभिनव चौधरी, 2 करोड़ रोजगार पे ईयर देने का वादा किया था मोदी जी ने, दिया कुछ नहीं, ना यूपी में ना देश में। विवेक गुप्ता, वी ऑल आर वेटिंग फॉर न्यू वैकेंसी। राजकरण जी कह रहे हैं एनआईयूएस वाले भी एलिजिबल हैं मैम, एचआरडी मिनिस्टर ने लेटर जारी किया। बिल्कुल बिल्कुल राजकरण जी, एचआरडी मिनिस्ट्री के ने ऑथराइज किया है, उनको एलिजिबल किया है, वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है, देखा है मैंने। लेकिन यहाँ पर जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों एनआईयूएस वालों को एलिजिबल किया गया, जबकि उनकी तो डिस्टेंस लर्निंग से क्लासेस होती हैं, संडे टू संडे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं 6 महीने की, और डीएलएड जो रेगुलर कोर्स है उसमें 4-4 सेमेस्टर्स होते हैं, 2 साल तक सब पढ़ाई करते हैं, हर सेमेस्टर के एंड में 1 महीने की ट्रेनिंग बतौर स्कूलों में जाकर पढ़ाते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च होता है, रेगुलर क्लासेस होती हैं, दुनिया भर के असाइनमेंट करवाए जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वैल्यू उनके कोर्स की ज्यादा है, उनकी ट्रेनिंग की ज्यादा है या फिर ऑनलाइन कोर्सेज की ज्यादा है। तो जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं वो एनआईयूएस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो 69,000 भर्तियां हैं उसमें बीएड और एनआईयूएस वालों को शामिल करके, कानून में तब्दीली करके उनको शामिल करके सरकार ने बहुत गलत फैसला किया है। इसके चलते बीटीसी और डीएलएड वालों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि ये लोग तो बीएड, ये लोग तो 6 ऑनवर्ड्स क्लास के लिए भी एलिजिबल हैं, उनके लिए विकल्प और भी खुले हैं। लेकिन जो बीटीसी और डीएलएड है वो केवल प्राइमरी विंग को पढ़ा सकता है। तो ऐसे में अगर बीएड क्वालिफाइड लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, या आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंस बचेगी? लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो फिर सरकार ये कोर्सेज बंद ही कर दे। क्यों लोग फिर ये कोर्स कर रहे हैं, इसमें पैसे खर्च कर रहे हैं, इसमें अपना समय जाहिर कर रहे हैं? सीटेट उन्होंने क्लियर किया है, टेट क्लियर किया है, ट्रेनिंग उन लोगों की पूरी हो गई है, कई महीने ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। जो बची थी, जिनसे इन लोगों को उम्मीद थी, उस पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि उनको हम 69,000 के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये 2017 बैच जो बीच मझधार में फंसा हुआ है, वो लोग अब ये मूवमेंट चला रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं कि नई वैकेंसी निकालो, हमें इंसाफ दो। और सबसे बड़ी बात कि डीएलएड और जो बीटीसी है, प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स में इनको वरीयता दी जाए, बीएड को सेकंड एलिजिबल बनाया जाए। तो ये इस वक्त मूवमेंट चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और कल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है, मैं बताऊंगी किस मुद्दे को लेकर। और प्राची दीक्षित कह रही है मैम जूनियर की 4,000 वैकेंसी के लिए भी बोले। देखिए, लोग इतनी सारी
बातें बता रहे हैं, पता चलता है कि जो पद खाली पड़े हैं उन तक पर ठीक से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। वो या तो लेट लतीफी या किसी लीगल पचड़े या फिर किसी इंक्वायरी की भेंट चढ़ा हुआ है। सालों साल बीत रहे हैं, कैंडिडेट्स की उम्र हो रही है, और दूसरी बड़ी बात कि भाई सरकारी नौकरी जिससे उम्मीद थी, मेरिट लेकर आए, क्लियर किया, पता चला उस एग्जाम में फिर गड़बड़ी के सवाल उठने लग गए, कोई नकल का गैंग पकड़ा गया। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, पेचीदगियां बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खासतौर पर शिक्षक भर्तियां जो हैं उन्हीं में इस तरह की धांधली क्यों सामने आती है। यहां पर तमाम कैंडिडेट सवाल उठा रहे हैं कि यूपीएससी में तो कभी ऐसा बवाल नहीं होता, वो जिस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, पूरा प्रोसेस होता है और उस पर तो कभी कोई सवाल नहीं उठाता। ये उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी वैकेंसी है वो क्यों हमेशा भेंट चढ़ जाती है, क्यों बीच में लटक जाती है किसी ना किसी या तो लीगल कार्रवाई की, या फिर कोई इंक्वायरी कमीशन बैठ जाता है, या निश्चित काल के लिए चीजें होल्ड हो जाती हैं, कैंडिडेट्स बीच में फंस जाते हैं। अंकुर चौहान कह रहे हैं कि डीलेट बैच 17 बैच वांट्स न्यू वैकेंसी फॉर पीआरटी। जी हाँ, वही प्राइमरी टीचर्स जो मैं आपको बता रही हूँ। अनुपम आदित्य जुड़ गए हैं। दीपक दुबे कह रहे हैं थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। देखिए, मेरा सपोर्ट उन सभी बेरोजगारों को है, मेरा सपोर्ट उन सभी कैंडिडेट्स को है जो मेरिट पर आए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, सालों साल से वैकेंसीज अटकी हुई हैं, वो किसी कारण या किसी पचड़े में पड़कर अगर नहीं उनको फुलफिल किया जा रहा तो प्रायोरिटी पर उन सभी दिक्कतों को दूर करके ट्रांसपेरेंसी के साथ एक फेयर प्रोसेस के साथ रिक्रूटमेंट हो। स्कूल्स में टीचर नहीं है, वैकेंसीज खाली हैं, लोग कह रहे हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम निकाला है, क्वालिफाई किया है, मेरिट में नंबर आया है, केवल और केवल कुछ लोगों की लापरवाही, गड़बड़ी या सवालों के चलते उनका भी भविष्य अटक जाता है। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाले और आने वाले 2-3 महीनों में इन सारी दिक्कतों को दूर करते हुए एक फेयर प्रोसेस के तहत रिक्रूटमेंट शुरू हो, क्लैरिटी मिले कैंडिडेट्स को कि अब आगे क्या होने जा रहा है। यदुवंशी हिमांशु यादव कह रहे हैं मैम आप सिर्फ एक ही पक्ष की बात करती हैं, तो बताइए दूसरा पक्ष क्या है। मैंने तो सबको मौका दिया है, यहाँ पे इट्स अ ओपन फोरम, पूरा का पूरा सेशन मैंने आप ही के सवालों के ऊपर छोड़ दिया है। आप लिखिए आप कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं। सरकार कह देती है मामला कोर्ट में है, कैंडिडेट्स कह रहे हैं हम सालों साल से अटके हैं, उनके भी ये प्राइमरी कंसर्न है और उसके अंदर भी सब कंसर्न्स हैं कि भाई प्राइमरी टीचर्स के लिए फिर बीएड और एनआईओएस वालों को क्यों शामिल किया गया, वहां गलती हो रही है। 2016 से जो कल भी मैंने जिक्र किया था, आज भी लोग मुझे टैग करें, 12,460 टीचर्स की जो वैकेंसी निकली थी उनमें से 8,000 लोग जो शून्य जिले के हैं उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, वो भी अपना हैशटैग अलग से मूवमेंट चला रहे हैं। तो बीते कई सालों में, मतलब केवल शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों कैंडिडेट्स हैं। अगर इन वैकेंसीज को भर दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट यहां पर नया जनरेट कैसे हो उस पर सरकार फोकस कर रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको तो भरा जाए पहले, उनके लिए तो फेयर प्रोसेस हो। शिवम कह रहे हैं मैम करप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एजुकेशनल वे। शुभम कुमार कह रहे हैं जब बीएड एनआईओएस सबको ऐड ही करना है प्राथमिक में तो एक ही कोर्स क्यों नहीं करवाते। जी हाँ, ये कंसर्न भी मैंने अभी सामने रखा कि सवाल ये भी उठ रहा है कि फिर बीटीसी और डीएलएड का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर प्राइमरी टीचर के लिए बीएड के लोग अप्लाई करेंगे, एनआईएस के लोग अप्लाई करेंगे, तो फिर बीटीसी और डीएलएड का क्या मतलब रह जाएगा। फिर ये कोर्सेज चलने ही क्यों चाहिए, फिर इन पे सिलेक्शन ही क्यों होना चाहिए, क्यों अपना टाइम मनी इन्वेस्ट करे, और फिर इन कोर्सेज का रेलेवेंस क्या बचा। सपना यादव कह रही है 3 years मोर पेनफुल, 12,460 टीचर वैकेंसी। मैंने आपको बताया ना कि बीनू दुबे देख रहे हैं अभी कि किस तरह से ये भी कई सालों से अटका हुआ मैटर है जिसमें 8,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं। तो चलिए
अब मैं आपको बताती हूं कि कल हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है और मुद्दा है 69,000 टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होनी थी उस पर कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसको लेकर कल सुनवाई है। दरअसल सरकार ने दोबारा अपील की है कि उस पर से स्टे हटाया जाए और इस प्रोसेस को चलने दिया जाए। काउंसलिंग थी, हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर उसको रोक दिया था, प्रोसेस को होल्ड कर दिया था और यूजीसी के एक पैनल को इन्वॉल्व किया था कि जिन क्वेश्चंस पर स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं, वो 4 सवाल हैं, जिस आंसर की को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अब आप बताइए उनका सही जवाब क्या है। तो सरकार का ये कहना है कि वो सब चलेगा साथ में, लेकिन जो प्रोसेस है वो चलना चाहिए। मतलब जो काउंसलिंग होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, जो मेरिट में स्टूडेंट सेलेक्ट होकर आए हैं, प्रोसेस चलने देना चाहिए। तो इसके लिए सरकार अपील में गई है और कल हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। यहां तक उचित है, लेकिन 2017 का वो बैच जिसने बीटीसी कंप्लीट किया है, डीएलएड किया है, टेट सीटेट कंप्लीट कर लिया है, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, 4-5 महीने उसके ऊपर हो चुके हैं, उनको अब इस बात से एतराज है कि शिक्षा मंत्री ने ये क्यों कहा कि बची हुई सीट्स हम इन्हीं 69,000 में जोड़ेंगे। अगर आंसर की में गड़बड़ी है तो आप चारों आंसर्स को हटा के दोबारा मेरिट बनाएं या फिर एवरेज मार्किंग से मेरिट बनाएं, या जिस भी तरीके से आप सोल्यूशन निकालें, लेकिन उन कैंडिडेट्स जिनको डिले हुआ है, 69,000 के तहत जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनको डिले हुआ है या आंसर और क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी थी, तो उनको आप ऐसे कॉम्पनसेट नहीं कर सकते कि बची हुई सीटें जोड़ के आपने कोई मेरिट बना दी। अब यहां पर बीटीसी और डीएलएड वालों को लगता है, 2017 बैच वालों को, कि भाई इन सीटों पर तो आप फ्रेश वैकेंसीज निकालते और उसके लिए इंटाइटलमेंट हमारा था, क्योंकि हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है इसके लिए। और उसमें सेकंड कंसर्न ये है कि सरकार ने क्यों इसमें बीएड और एनआईओएस वालों को भी एलिजिबल कर दिया है प्राइमरी टीचर के लिए, जबकि प्राइमरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है या जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो वरीयता है, वो बीटीसी या फिर डीएलएड वालों को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए मौके आगे भी आएंगे। वो टीजीटी बन सकते हैं, पीजीटी बन सकते हैं, आगे भी वो अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का जो इंटाइटलमेंट है या ये कह लीजिए जॉनर है, वो प्राइमरी टीचर के लिए है। तो 2-3 तरीके से उन लोगों पर मार पड़ रही है। उनका ये भी कहना है कि हमने 2 साल का रेगुलर कोर्स किया है, बहुत सारे लोगों ने तो लोन लिया है, कर्ज ले लेकर 1.5 से 2 लाख खर्च आता है इस पूरे कोर्स में, कड़ी ट्रेनिंग होती है, स्कूल्स में जाकर पढ़ाते हैं, बहुत असाइनमेंट करना पड़ता है, बहुत मेहनत इसमें लगती है। तो आखिर इस सब के लिए, सबके बाद क्या नतीजा उनके हाथ में आया। और दूसरी तरफ जो 69,000 भर्तियां हैं उसमें भी कई तरह के पेच हैं। कई लोगों ने मार्कशीट वायरल की और कहा कि देखिए, तो जनरल कैंडिडेट का नाम है, पर ये ओबीसी कैटेगरी में कैसे सेलेक्ट हुई, भर्तियों में गड़बड़ी है। तो हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, मैंने ट्वीट भी किया था। तो बाद में पता चला कि वो फॉर्म कैंडिडेट ने खुद लिखकर ही फाइल किया था, उसमें विभाग का, शिक्षा विभाग का कोई लेना देना, कोई हाथ नहीं था। वो कैंडिडेट ने उसी तरह से फाइल किया था और वो कैंडिडेट वाकई ओबीसी की कैंडिडेट है। वो केवल नाम के लिए सरनेम लिखती है जो जनरल कैटेगरी जैसा लगता है। मतलब कि वो मार्कशीट जो थी वो फेक नहीं थी, वो सही थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी और ना ही शिक्षा विभाग का कोई हाथ था। तो बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में एक नकल का रैकेट पकड़ लिया पुलिस ने, और पुलिस ने कहा कि भाई इन लोगों ने कन्फेस किया है, इनके पास से लाखों रुपए मिले हैं कि हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को एग्जाम क्वालिफाई करवाया है। तो अब इनसे मिली लीड के आधार पर हम उन सभी कैंडिडेट से जो है इंटेरोगेशन करेंगे, और अगर ये कोई बहुत बड़ा रैकेट निकला, बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स अगर ऐसे सेलेक्ट हुए पाए गए, तो अब आप सोच लीजिए कि फिर इस एग्जाम का रेलेवेंसी क्या रह जाएगा। जो मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसपे इतनी खींचतान चल रही है, हर मुद्दे की जड़ वो है, तो अगर उसी में इतने बड़े किसी नकल रैकेट का भंडाफोड़ होता है, तो फिर वहां पे सिलेक्शन का क्या मतलब रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स का बड़ा वर्ग जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत से नंबर लाकर मेरिट पर अपनी जगह बनाई है, उसका ये कहना है कि री एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई मूवमेंट ना चले कि भाई दोबारा एग्जाम कराओ। कुछ लोगों ने अगर धांधली की है, नकल की है, गड़बड़ी की है, तो जांच के बाद उन्हें हटाओ, लेकिन जो मेहनत से एग्जाम पास करके आया है उसको तो नियुक्ति पत्र दे दो। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग का जो आने वाला समय है वो बहुत ही पेचीदगी से भरा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो सभी स्टूडेंट्स हैं अब कोर्ट मूव करना चाहते हैं। खासतौर पर ये जो 2017 बैच के तहत जो लोग फंसे हुए हैं, उनका ये कहना है कि बिहार जैसे राज्य में भी कोर्ट मूव किया था लोगों ने, और उसके बाद वहाँ के प्राइमरी स्कूल्स के लिए फिर ये बीटीसी जैसे यूपी में होता है और डीएलएड, उसको फिर वरीयता दी गई कि बीएड वाले सेकंड एलिजिबल होंगे। तो इसी तरह से यूपी में भी होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
वहाँ केस पड़ा हुआ है, उसके लिए हम सब सपोर्ट करेंगे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम तो सड़कों पर उतर आते, क्योंकि हमारी संख्या लाखों में है, हमारी कोई फिक्र नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर जो मामला नजर आता है वो ये कि एक बार चाहे तो शिक्षा मंत्री या यूपी सरकार या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर कोई इनिशिएटिव लें, एक बार इन स्टूडेंट्स को कोई कॉन्फिडेंस दें, कॉन्फिडेंस जगाएं और उनके कंसर्न सुने और हल निकालने की कोई कोशिश हो कि यदि सरकार ने कानून में कोई बदलाव किया भी है तो उन लोगों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जो बीटीसी और डेलेट कंप्लीट करके आए हैं। हर साल नया बैच निकलता है तो सरकार को पता है, तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए, उन्हें भी कोई एश्योरेंस मिलनी चाहिए। जी, अब आप कुछ पूछना चाहते हैं? फिर कुछ जो मांगे हैं, मैंने आप सब लोगों की बात सुनी, पढ़ी, फिर मैं पढ़कर बताऊंगी आप लोग क्या कह रहे हैं। अंकित कौशल कह रहे हैं कल आप ही के द्वारा जो कहा गया कि पदों की कमी नहीं है तो जल्द से जल्द उन रिक्त पदों की भर्ती की जाए, नई भर्ती और स्वच्छ भर्ती के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल, पुराने मामले जल्द पेंडिंग हो और नई रिक्रूटमेंट या जो नई जगह है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। क्यों शिक्षा विभाग की भर्तियां हमेशा कोर्ट में पहुंच जाती हैं? कैंडिडेट्स का भविष्य अधर में लटक जाता है। इस पूरे प्रोसेस को और फेयर करने की, कोई गड़बड़ी ना हो, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। शशांक सिन्हा कह रहे हैं 3 वर्षों के चयन के बाद 12,460 शिक्षक भर्तियों के शून्य जनपद के 8,000 युवाओं को नियुक्ति नहीं दी गई। जी हाँ, मैंने उसका जिक्र किया कल के सेशन में भी, मैंने उसकी शुरुआत ही आप लोगों से की थी क्योंकि आप लोगों का मैटर 3 साल पुराना है। वामन देव तिवारी देख रहे हैं, बीनू दुबे कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार। कुलदीप अवस्थी, न्यू वैकेंसी फॉर 2017 बैच। मनीष चौधरी कह रहे हैं यूपी में शिक्षकों की भर्ती में बहुत घोटाले। मैं तो सुन करके हैरान हूं, पेंडिंग इतना है, क्यों है इतने साल से पेंडिंग? शिव कुशवाहा कह रहे हैं रेगुलर डीएलएड को पीआरटी में प्रायोरिटी दे गवर्नमेंट। रोहित शर्मा कह रहे हैं 17 बैच न्यू वैकेंसीज कब निकलेंगी? पूरी वैकेंसी सारी कंप्लीट हो जाएं, 12,460 भर्ती। चित्रा सिंह, प्रकाश तिवारी कह रहे हैं मैम डीएलएड 2018 के 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करना अति आवश्यक है। आरती धीमान कह रही हैं जस्टिस फॉर डीएलएड बीटीसी। अनीता कह रही हैं आस्था दीदी सरकार को वोटों से मतलब है, किसी भी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। ये सभी अभ्यर्थी, ये सभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि क्या हम वोट बैंक नहीं है, हम वोट नहीं देते, हमारी संख्या लाखों में है। अब क्या सरकार चुनाव का इंतजार कर रही है कि चुनाव आएंगे तब कोई वैकेंसी निकलेगी, तब फिर एक बार हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? पूजा यादव कह रही है बीटीसी 4 बार सीटेट और 5 बार टीईटी पास होने के बाद भी, हमारा चयन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं की गई। बताइए क्या मतलब रह गया फिर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का, इस तरह के कोर्सेज का? क्यों चला रही है फिर ये गवर्नमेंट? मैम फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसएम के शिक्षा मित्र के 1,37,000 यूपी गवर्नमेंट को विद इन 6 मंथ फिल करने हैं पद। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसे गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? आप ही इस इशू को शो करें मैम। देखिए यहाँ बात प्राइमरी टीचर्स की हो रही है तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ और क्या क्या पेंडिंग है। पुलिस में अलग, किसी का मेडिकल पेंडिंग है, कहीं ग्राम पंचायत लेवल पर नहीं हो रहा है। ये शिक्षा मित्र, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद देखिए 6 महीने बीतने को जा रहे हैं और अभी तक सरकार ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है। मोहित शर्मा कह रहे हैं बैच 2018 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करने का मुद्दा भी उठाया जाए।
गंभीर रावत कह रहे हैं मैम उत्तराखंड का भी यही हाल है। दिलीप पांडे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैकेंसी है। प्रमोट डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। न्यू वैकेंसी। अनीता कंबोज कह रही हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, कभी भी भर्ती अटक जाती है, कभी स्टे लग जाता है, कभी मामला कोर्ट में। यही तो हो रहा है यहाँ पर। बेचारे लाखों कैंडिडेट्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कितने साल और लग जाएंगे। लव सचदेवा देख रहे हैं। न्यू वैकेंसी। न्यू वैकेंसी प्रायोरिटी, न्यू वैकेंसी प्रायोरिटी। लोग यही टाइप करके भेज रहे हैं। जस्टिस फॉर डीएलएड 2018। अनीता कंबोज कह रही हैं कि बहुत घोटाला है हर जगह, यूपी के बाद हरियाणा का भी यही हाल है। आशु पाठक बता रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर तो है लेकिन टीचर नहीं, तो कंप्यूटर पर पढ़ाएगा कौन। प्रांशुल जयलिंदे कह रहे हैं हर बार पेपर लीक होना फिर कोर्ट पहुंचना, क्या यही है साफ सुथरी नीति सरकार की। ये हर ही सरकार के दौर में हुआ है, मैं तो देख रही हूं। हमेशा आंदोलन शिक्षा से ही जुड़े हुए सड़कों पर उतरे हैं, कोर्ट में पहुंचे हैं। तो देखिए बीटीसी डीएलएड की पर्याप्त संख्या है, तो फिर बीएड और एनआईओएस को प्राइमरी टीचर्स के तौर पर क्यों एलिजिबल किया जा रहा है, क्यों इसमें प्राइमरी कैटेगरी में लाया जा रहा है, जबकि बीएड के पास दूसरी वैधता भी है। एनआईओएस तो कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, उनकी संडे टू संडे क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, जबकि बीटीसी और डीएलएड रेगुलर होता है। 2 साल इसमें लगते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर के एंड में 1 महीने स्कूलों में जाकर पढ़ाना होता है, खूब सारे असाइनमेंट करते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम बेटर ट्रेंड हैं, हमने समय पैसा सब इन्वेस्ट किया है और ये सरकारी तो करवा रही है, बीटीसी डीएलएड टेट सीटी सब सीटेट हमने सब क्लियर किया हुआ है, फिर भी हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो ऐसे में प्राइमरी टीचर्स के लिए जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो बीटीसी और डीएलएड की होनी चाहिए। बीएड वालों को सरकार इसमें क्यों लाई, ये एक बड़ा सवाल कैंडिडेट उठा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा उठ रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हैं उसमें धांधली की जांच की जाए। धांधली भी कई तरह की, एक तो आंसर शीट को लेकर, मतलब आंसर की को लेकर विवाद है, वो कोर्ट में चल रहा है। नकल रैकेट पकड़ा गया है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारियों पर जांच बिठाई जानी चाहिए। जो टॉपर हैं उनके एक बार इंटरव्यू लेकर आप दिखाइए, उनको पता भी नहीं है। लोग इस तरह की खबरें पोस्ट कर रहे हैं कि जो सेलेक्ट हुआ है, जिसके बड़े अच्छे नंबर आए हैं, जो टॉपर है उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। बहुत तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है शिक्षा विभाग ने, और उसमें लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे से जुड़ी हुई अगर किसी ने फेक न्यूज फैलाई या फिर किसी प्रोपेगेंडा के तहत कुछ मॉडिफाइड कंटेंट चलाया, गलत कंटेंट किसी ने पोस्ट किया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर विंग जो है इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। तो कोई भी अगर फेक कंटेंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ जानबूझ करके किसी प्रोपेगेंडा के तहत अगर कोई फेक कंटेंट प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्शनेबल चीज, बात, वीडियो, टेक्स्ट या गलत जानकारी पेस्ट करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये आज शिक्षा विभाग की तरफ से सर्कुलर में देख रही थी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि साइबर विंग जो है, साइबर सेल जो है, उसकी पूरी नजर बनी हुई है लोगों पर। बीएड को सेकंड वरीयता में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा है उसमें सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें। अब जो है ये लोग अपनी कम्युनिटी को और स्ट्रांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, ग्रुप्स व्हाट्सएप के अलग से बनाए हुए हैं, लोगों ने यूनाइट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मूवमेंट को हम एक बड़ा रूप देंगे। और ब्रॉडकास्ट चला गया था। धांधलियों में जो भी इन्वॉल्व है, ये मांग की जा रही है कि उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई छात्र हो, अधिकारी हो, कोई पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हो, जो भी इसकी जद में आता हो और दोषी पाया जाए उसको सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा आने वाले समय में, मतलब जो अगली परीक्षाएं होंगी वो कोर्ट तक ना पहुंचे, इस पर सरकार विचार करें, प्रोसेस को स्ट्रांग बनाए
कोई गड़बड़ी ना हो, कोई करप्शन, कोई हेरफेर किसी तरह का ना हो, और एक फेयर पूरा जिस तरह परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जानी चाहिए प्रोसेस के थ्रू, ऐसा करें ताकि फिर वो कोर्ट में ना घसीटे जाएं। तो ये मांगे जो हैं अब वो रखी जा रही हैं। और किस तरह की अनियमितताओं पर को लेकर सवाल उठ रहे हैं 69,000 भर्तियों में। एक तो आरक्षण पर सवाल उठ रहा है कि इसमें जिनको मिलना चाहिए था आरक्षण, उनकी सीटें कम हो गई हैं, और कट ऑफ किस आधार पे बनी है उसको भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आंसर कीज, उसमें 4 क्वेश्चंस गलत हैं। डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, ये तमाम आरोप जो हैं वो इस 69,000 भर्तियों को लेकर लग रहे हैं, जिस पर इन स्टूडेंट्स का कहना है कि री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत से पेपर पास किया है उनको कम से कम नियुक्ति पत्र मिले। पर स्टूडेंट्स के बीच में से एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिसका कहना है कि री एग्जाम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब इतनी गड़बड़ी है, इतनी धांधली है, इतने बड़े पैमाने पर हेरफेर है तो री एग्जाम करा लो। अब दूसरा कम्युनिटी कह रही है कि जो फेल हो गए हैं री एग्जामिनेशन की मांग वही कर रहे हैं। तो सरकार के लिए इन गुत्थियों को सुलझाना मुश्किल होगा, पर आने वाले 2-3 महीनों में सबको सुलझा लेने की जरूरत है, और जो खाली वैकेंसीज है फेयर तरीके से उसको भरने की जरूरत है। शिक्षा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। 1.5 साल बाद पेपर लीक कराने वाले पकड़े गए। प्रयागराज में पुलिस ने एक रैकेट पकड़ा है, ये उसी को लेकर बात कही जा रही है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपको पढ़ दूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दवाई ले लूं बस 1 सेकेंड। ईशान गुप्ता कह रहे हैं प्लीज मैम 69,000 के बारे में बोलिए, ये लोग बस भर्ती फंसाना चाह रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में जितने व्यू पॉइंट्स हैं या अलग अलग जिसका सोचना है, कौन आपस में भी लोग बहुत कुछ आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो मैंने सब पढ़ दिया, सब कुछ सामने रख दिया। कौन एग्जाम कराना चाहता है, कौन नहीं कराना चाहता, सबके बारे में मैंने बात की। पीयूष सिंह कह रहे हैं नई वैकेंसीज का मुद्दा उठाई। पीयूष जी मुझे लग रहा है आप लेट ज्वाइन हुए हैं, मुझे लगता है आधे घंटे से बात कर रहे हैं हम इसी पर ही। महेश खंडेलवाल कह रहे हैं भर्ती फेयर एंड फास्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, सालों हो गए, एक लिमिट होती है, कोई एक समय होता है किसी चीज का। मोहित यादव कह रहे हैं मंत्री जी जरा टेट पास करें। देखिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अभय ठाकुर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन है, पढ़ाई की बात नहीं होती है, कोर्ट में लड़ाई करनी है, कोर्ट खेलना है। राजकरण कह रहे हैं कि एनआईओएस वालों से सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कंपटीशन है, जिसमें टैलेंट है वो क्लियर करे, ऐसे डर क्यों रहे हो एनआईओएस से, और ये कोर्स गवर्नमेंट ने स्पेशल अमेंडमेंट से करवाया है, और फुल इंफॉर्मेशन ले मैम, आप हमारे फेवर में बात करेंगे। देखिए मैं इस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ कि आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो ये कोई इलीगल काम है, वो तो सरकार ने कानून में संशोधन करके इन्वॉल्व किया है। लेकिन ये सवाल जो है वो बीटीसी और डीएलएड वाले उठा रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। इससे हमारी अपॉर्चुनिटीज डिवाइड हो जाएंगी, और हम लोग रेगुलर कोर्स किए हुए हैं, ट्रेंड है, और अगर सरकार को ऐसा ही करना है तो फिर हर कोई सस्ते में एनआईओएस करेगा, फिर ये कोर्सेज ही बंद कर देने चाहिए। पर जिन लोगों ने कर लिए हैं उनके लिए तो कोई समाधान होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। अब देखिए मैं आप ही लोगों के व्यू पॉइंट की बात कर रही हूँ। अजय कुमार यादव कह रहे हैं सरकार को कितने प्रमाण चाहिए 69,000 अध्यापक वैकेंसीज में, अच्छे स्टूडेंट्स हुए हैं किंतु पेपर आउट से लेकर तमाम गिरोह पकड़े जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं वैकेंसी रद्द हो। जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबका आपस में भी एक दूसरे पर बहुत कुछ क्रॉस एलिगेशन है, सबके अपने अपने हित हैं, हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है।
हिमांशु श्रीवास्तव कह रहे हैं मेरी नहीं सुन रही हैं आप। सर लिखिए, टाइप करिए, बहुत तेजी से स्क्रॉल होता है तो कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं और आप लोग हजारों की संख्या में कमेंट्स लिख रहे हैं, तो आप सोचिए जब मैं बोल रही होती हूँ तो सब तुरंत पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। आशुतोष यादव कह रहे हैं मंत्री जी बीटीसी में एडमिशन कराकर एक दिन में 3-3 पेपर देकर देखें, पता चल जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि ये ना एलिगेशन या आरोप लगाने का वक्त नहीं है। कोई अगर मूवमेंट चला रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचे, मकसद तक पहुंचे, सिस्टम ठीक हो ताकि आगे इस तरह की गड़बड़ियों की गुंजाइश ही ना बचे। कोई मूवमेंट अगर चला है, उठा है, तो नतीजा ये होना चाहिए कि सिस्टम में पूरी तरह से सुधार हो जाए ताकि आगे कोई कोर्ट कचहरी किसी परीक्षा को, किसी वैकेंसी को लटकना ना पड़े। एक बार वहां सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। हंसदेव हंस कह रहे हैं बीएड अवैध है इस भर्ती में। अब सरकार ने कानून में संशोधन करके इसको ऐड किया है तो फिर ये अवैध कैसे है? हाँ, ये बात है कि आप लोगों का डिसएग्रीमेंट है क्योंकि प्राइमरी विंग में बीटीसी और डीएलएड वालों को मिलना चाहिए, आपका ये मानना है। प्रवीण यादव कह रहे हैं मैम मेन मुद्दा है बीएड को प्राइमरी से हटाने का या फिर डीएलएड को भी वो सारे मौके दिए जाएं जो बीएड को मिलते हैं, सिंपल। अच्छा, मतलब इक्वालिटी कि अगर बीएड को आप प्राइमरी में लेकर आ रहे हैं तो फिर डीएलएड वालों को भी एलिजिबल बनाएं कि फिर वो भी आगे क्लासेस के लिए फर्दर जो पीआरटी के बाद टीजीटी या आगे वैकेंसीज निकलती हैं उनको भी बराबरी पर लाया जाए। देखिए, इस चीज के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि डीएलएड कोर्स या डीएलएड अगर सरकार चला रही है, करवा रही है, तो उसके लिए विजन तो होना ही चाहिए। अगर बीएड भी बराबर है, डीएलएड भी बराबर है, तो फिर डीएलएड का मतलब क्या है? फिर तो सब लोग बीएड ही करें क्योंकि वो प्राइमरी भी पढ़ा लेंगे, वो सब पढ़ा लेंगे। फिर तो ये कोर्सेज बंद हो जाने चाहिए। क्यों उसमें कैंडिडेट अपने पैसे झोंक रहा है? पर सरकार चला रही है तो अब जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को मौके दिए जाएं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी निकले। पर हाँ, मेरिट, फिर रिपीट करूंगी, मेरिट जो फेयर तरीके से सेलेक्ट होकर आए, जिसकी मेरिट है, नियम कानून संविधान के आधार पर जो भी अरेंजमेंट है, बाकी स्टूडेंट की अपनी मेरिट है, उस पर जो सेलेक्ट होकर आए फेयर प्रोसेस के तहत, उनका सिलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, वैकेंसीज फुलफिल होनी चाहिए। ओहो, ब्रॉडकास्ट जा रहा है बीच बीच में, सॉरी। ज़्यादातर लोग अब वही बातें रिपीट कर रहे हैं जिनको मैंने शुरू में पढ़ दिया। अभय सिंह ठाकुर कह रहे हैं आपका आभार, आपने हम सभी को सुना, फिर वो किसी भी मुद्दे पर हो। सर मेरा काम है ये। और वैसे माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उस पर विश्वास रखिए, उसका रास्ता खुला है और लोकतंत्र है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि शिक्षा विभाग की ही तरफ से कोई बयान आए जिससे ये क्लैरिटी मिले कि दरअसल सबका ध्यान रख रही है सरकार। ये नौबत ना ही आए कि लोग कोर्ट जाएं, पर लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये बीएड और एनआईओएस को जो प्राइमरी टीचर के लिए इन्वॉल्व करने की बात है वो नहीं होनी चाहिए। बीटीसी और डीएलएड को प्राथमिकता मिले, ये मांग लेते हुए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोग लिख रहे हैं लगातार। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शंस शुड बी टेकन। रविंद्र कुमार बघेल जी कह रहे हैं कि जब एनआईओएस को डीएलएड के इक्वल करना था तो मेरे 2 लाख क्यों खर्च करवाए? यही तो सवाल आप जैसे बहुत सारे लोग हैं सर, सब उठा रहे हैं। जब ये सब बराबर हैं, सब एलिजिबल हैं, तो फिर कोई क्यों इतना समय और पैसे और मेहनत रेगुलर क्यों खर्च करेगा अपनी? मैम जब सबको प्राथमिक में ही शामिल करना है तो 2 लाख लगाने का क्या मतलब? 5,000 में एनआईओएस कर लें। क्रिकेटर बबलू यादव।
सौरभ राज कह रहे हैं और सरकार सभी कोर्स खत्म करके एक कोर्स शुरू करे। जब सबको मौका देना है तो सबको बराबर का मौका मिले। हमें पीआरटी के लिए ट्रेंड करके बाकी को क्यों घुसा रही है सरकार। वाकई चीज़ों को सिंप्लीफाई किए जाने की ज़रूरत है। इतने सारे ट्रेनिंग कोर्सेज, उन सबको किसी एक पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए अलाइन कर दिया, जबकि सबका जोनर अलग अलग था। उन सबको एक जगह सरकार ने कर दिया, तो फिर अलग अलग कोर्सेज का क्या मतलब रह गया। तो इसको भी सिंप्लीफाई किए जाने की ज़रूरत है प्रोसेस को, या तो कुछ लिमिटेड कोर्स हों, या आने वाले समय में अगर सरकार ऐसा विचार कर रही है तो जो लोग बाकी के कोर्स में जा रहे हैं तो उनके बारे में भी सोचे, उनको भी कोई विकल्प दे। रोहित सिंह कह रहे हैं यूपी पीएससी 2017 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी बोलिए प्लीज। एक एक करके देखिए कहाँ कहाँ से लोग बाग बता रहे हैं मुझे कि क्या क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है। राहुल दुबे कह रहे हैं सबको समान मौके मिलने चाहिए। हाँ, अगर समान मौके देना ही है तो फिर इतने सारे कोर्सेस, फीस और ये सब करने की फिर ज़रूरत क्या है। कोई एक या दो सिंप्लीफाई चीज़ें रखे सरकार, उनका कैटेगराइजेशन रखे, उसके बाद मेरिट के आधार पर कैंडिडेट सेलेक्ट हो, ट्रेन हो, वैकेंसीज निकलें, फिर प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन हो जाए, कोर्ट कचहरी की ज़रूरत ना पड़े। प्रोसेस को सिंप्लीफाई और फेयर करने की बहुत ज़रूरत है। अतुल पंडित कह रहे हैं डीएलएड कोर्स भी बंद कर देना चाहिए। लोग कह ही रहे हैं कि हम 5,000 में एनआईओएस करके आ जाएंगे, हम क्यों 2 लाख रुपए लगाएंगे, जब वो भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। शानू अग्रवाल कह रहे हैं मैम ये भी पूछेगा कि एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन सेम है तो बीएड सब जगह और डीएलएड सिर्फ पीआरटी में क्यों लिमिट है। वही जो आप लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि या तो इनकी भी इक्वालिटी बढ़ाई जाए डीएलएड वालों की, कि ठीक है कि वो टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। पूजा यादव कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने हमें टीचर की जगह वकील बना दिया। वाकई आप लोगों का जो मेंटल प्रेशर इस वक्त है उसको हम सब समझ सकते हैं कि मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग इतना दूर तक आए और चीज़ें जो त्रिशंकु स्थिति में हैं, अटकी हुई हैं, कोई टाइम फ्रेम, कोई समय सीमा नहीं है, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक शोषण है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है। मैम सुन लीजिए, हिमांशु श्रीवास्तव एक ही लाइन लिख रहे हैं और मैं आपको 4 बार पढ़ चुकी हूँ, मेरी तो सुन नहीं रहे मैम। आप कुछ लिखिए तो। 4-5 बार आप यही लाइन टाइप कर चुके, अब बताइए। आप ही को मैंने पढ़ भी लिया 4-5 बार। प्रवेश चौधरी कह रहे हैं मैम 12,460 के बारे में बोलो प्लीज। प्रवेश जी मैं 3-4 बार बोल चुकी, आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं और कल के सेशन की शुरुआत भी मैंने इसी सबसे की थी। जो शून्य जिले के 8,000 लोगों को नहीं मिला है अपॉइंटमेंट लेटर, उनको देना चाहिए, उनको भी क्लैरिटी देनी चाहिए सरकार को, क्यों पेंडिंग है इतना सब कुछ। और तमाम कैंडिडेट्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी क्यों वरिष्ठ अधिवक्ता को सरकार कोर्ट में पैरवी नहीं करवाती है या लेकर आती है ताकि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए और किसी अंजाम तक पहुंचे। उनको भी समझ में आए कि अब दरअसल आगे करना क्या है। गोविंद सोनी कह रहे हैं मैम अब बीटीसी के लिए डिबेट करें। रोहित यादव देख रहे हैं हमें, सुरेंद्र कुमार हमें देख रहे हैं, सलोनी शर्मा सरकार की वजह से डीएलएड 2017 बहुत मानसिक तनाव झेल रहा है, प्रायोरिटी बीटीसी को देनी चाहिए। सोनू पटेल, अमित पाल कह रहे हैं ऑल द बेस्ट। फिर हिमांशु श्रीवास्तव ने टाइप किया मेरी भी सुन लीजिए प्लीज मैम। आप सर कुछ कहिए तो 6 बार मैंने पढ़ दिया आपका नाम, अब नहीं पढ़ूंगी नाम अगर रेलेवेंट बात नहीं लिखी तो। हर्ष तिवारी देख रहे हैं, पूजा शर्मा, अभिषेक दुबे मैम स्टूडियो में डिबेट करिए। देखिए हमारा जो यूपी उत्तराखंड चैनल है एबीपी न्यूज़ का, एबीपी गंगा, उस पर बीते हफ्ते कई डिबेट्स हुई हैं और कल हाईकोर्ट में सुनवाई है तो इस पर कोई ना कोई बड़ी कवरेज ज़रूर होगी। और हम यही चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझे, खाली वैकेंसीज भरी जाए।
ठीक है, अब वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं। और आप लोगों का कोई मुद्दा है, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके आप ज़रूर छोड़िएगा। और ये सेशन ख़त्म करने से पहले एक बार क्या मांगे हैं मैं फिर से रख देती हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेश लोग जुड़े हैं। उसके बाद मैं ये सेशन ख़त्म करूँगी इसी उम्मीद के साथ कि सरकार ही इसका कोई समाधान निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ख़ासतौर पर डीएलएड और बीटीसी वाले प्राइमरी विंग के लिए कि भाई बीएड को और एनआईओएस को बाहर कर। सॉरी, ब्रॉडकास्ट भी जा रहा है। और खैर मैं सेशन ही ख़त्म कर रही थी। अब आप सभी लोगों का धन्यवाद और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जंग लड़ रहे हैं आप लोग अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, और सरकार से हम यही मिलकर कह सकते हैं कि आप ही जल्द से जल्द कोई उपाय निकाल के आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इस सबको फुलफिल कर लें। जो छात्र या कैंडिडेट्स असंतोष में हैं उनको प्लीज़ कोई आश्वासन दें या कोई रास्ता ज़रूर दिखाएं या कोई विकल्प उनको भी दें। उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको ज़रूर सुने। और बाकी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लिखा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपनी बात को मनवाने के लिए। तो आज के सेशन को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नज़र रहेगी, कल हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा आपके सामने उसको हम रखते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए।